और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। 2 दिन पहले नाबालिग से सड़क पर बाइक सवार ने छेड़छाड़ की थी। सीसीटीवी में यह शर्मनाक करतूत कैद हुई थी। कॉलोनी में नाबालिग को अकेला पाकर यह छेड़छाड़ की थी। आरोपी का फोटो वायरल हो रहा है, पर अब तक कोई कामयाबी नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये बाइक सवार पहले इस सड़क से आता है, फिर वापस नाबालिग को अकेला पाकर फिर वापस इसी सड़क पर लौटता है और बदतमीजी से नाबालिग के शरीर पर मारता हुआ निकल जाता है। डरावनी गलियां हैं। अगर कानून लाचार हो चुका है, बेबस हो चुका है, तो ये गलियां यकीन मानिए बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी है। पुलिस के हाथ अब भी खाली है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। फोटो इसका वायरल हुआ है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। ये गली के अंदर की तस्वीर है। गली में कोई शोहदा, कोई मनचला इस तरह से किसी घटना को अंजाम दे जाए और कानून 24 घंटे बाद भी लकीर पीटे, अंदाजा लगा लीजिए कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं टीकमगढ़ की इन गलियों में। टीकमगढ़ की ये तस्वीरें, आरोपी का फोटो भी वायरल हो रहा है। अब तक कोई कामयाबी लग नहीं पाई है। टीकमगढ़ लगातार क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ, और इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कानून का जब खौफ नहीं होगा, कोई अकेली लड़की को पाकर अपनी गाड़ी को घुमाकर और उसके शरीर पर इस तरह थप्पड़ मारकर जाएगा, तो खौफ कहां होगा। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव के पास आपको लिए चलेंगे और आरोपी का फोटो भी वायरल हो रहा है। राजीव आपको नजर आ रहे होंगे। राजीव, अब तक कानून के लंबे हाथ खाली हैं। राजीव। बिल्कुल ललित, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पूरा चेहरा भी आरोपी का साफ हो गया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गंभीर बात यह है कि यह घटना रविवार की है, लेकिन कल पुलिस ने मामला दर्ज किया था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं को सहम देती हैं, और ये घटना है जो शहर में पहली घटना है जब इस तरीके की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, क्योंकि घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं। बाइक सवार बदमाश हैं, जो मनचले हैं, वो इस तरीके की लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। जो रास्ते में सुनसान लड़की मिल जाती है तो उनके साथ छेड़छाड़ी की घटनाएं करते हैं। तो इस बात को लेकर अब पुलिस जरूर कार्रवाई करने की बात कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, आज हम इसी गली में खड़े हैं जहाँ पे यह घटना हुई थी। मनीराम जी, आप बताएं कि यहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे जो घटना हुई है। आयद टीकमगढ़ शहर की ये पोस्ट कॉलोनी है, नंदीश्वर कॉलोनी शहर के मध्य में है। यहाँ पूरे कोचिंग सेंटर का हब बना हुआ है और मनचले इस गली में आए दिन इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं होती है। परसों जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। कोचिंग सेंटर नंदीश्वर कॉलोनी से बंद होना चाहिए। कोई भी कोचिंग सेंटर यहाँ नहीं। पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती है। पुलिस प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नंदीश्वर कॉलोनी में स्थायी व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस ने इस मामले को कितना गंभीरता से लिया? अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। अभी तक पुलिस ने इस मामले को कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है, और अगर 1-2 दिन के अंदर अगर पुलिस गंभीरता से इस मामले को नहीं लेती है। कल FIR दर्ज की, वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद लोगों ने, जब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए, जब प्रशासन ने FIR दर्ज तो बड़ी मुश्किल में, ऐसा इनका कहना है कि FIR दर्ज की गई, क्योंकि घटना परसों की है। FIR कल दर्ज की गई। और कुछ महिलाएं भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों आपके यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं जो घटना हुई है यहाँ पे कॉलोनी में? रात को हम लोग मंदिर आते हैं, सुबह आते हैं, बहुत कोचिंग में बहुत भीड़ रहती है। यहाँ हम लोगों को डर लगता है। रात में कई लड़के खड़े रहते हैं। अच्छा, पुलिस की गश्ती होती है, पेट्रोलिंग होती है? पुलिस की नहीं होती है। तो पुलिस कहीं भी नजर नहीं आती है, महिलाओं का कहना है। क्यों आप लोग स्कूल जाती हैं, कोचिंग सेंटर जाती हैं, तो सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि सिटी की 90% कोचिंग नंदीश्वर कॉलोनी में लगती है और इधर समझ नहीं आता कि कौन कोचिंग का बच्चा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कुछ समझ में नहीं आता। सब बच्चे इधर से घूमते रहते हैं। पीछे भी एक कोचिंग लगती है, तो समझ में नहीं आता लड़के लड़की कोचिंग के लिए आते हैं या फिर और कुछ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि जो घटना हुई है सीसीटीवी कैमरे में बाकिया कैद हुआ है, इसको किस तरीके से देखती है? ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ नहीं, पुलिस वालों को पकड़ के बंद करना चाहिए। सबको तो नहीं पकड़ सकती, लेकिन ऐसा है कि पुलिस अगर आती है इधर, कोचिंग का जो मेन टाइम रहता है शाम को 5 से 7 बजे तक का, पहली बात तो इधर से कोचिंग बंद हो जानी चाहिए। इतनी कोचिंग नहीं लगना चाहिए कि सारी कोचिंग इधर है, और लग भी रही हैं तो कम से कम उस टाइम पे थोड़ी तो सुरक्षा हो, मतलब पुलिस आए देखे कि कोचिंग के ही बच्चे हैं या फिर और कोई कभी बच्चे पुलिस हैं। आती है कि नहीं आती? कभी नहीं आती है इधर। तो जैसा इनका कहना है कि पुलिस कभी भी पेट्रोलिंग नहीं करती है, यहाँ के पार्षद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। जो घटना हुई है उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्यों, आप पार्षद के भाई हैं और ऐसी घटना हुई है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? निंदनीय घटना है और अपनी कॉलोनी में ये पहली ऐसी घटना है कि जिसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाकी आए दिन होती रहती है। बच्ची हैं, डर के मारे बताती नहीं है किसी को भी। घर के माता पिता मेंबर लोगों को बताती हैं तो वो छुपा देते हैं, लड़कियों का मैटर रहता है। बाकी प्रशासन की ओर से कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है कभी भी। वो तो कल सीसीटीवी कैमरे में संडे की बात है, हम लोगों ने तलाशी की, सारे सीसीटीवी चेक किए, तब पता चला कि वो लड़का किस तरीके से सुबह टाइम शाम के टाइम आया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और फुल मतलब पावरफुल तरीके से आया। वो मतलब बिना मास्क का आया। पुलिस को क्या करनी चाहिए ऐसे मामलों में? पुलिस को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए पेट्रोलिंग करनी चाहिए सुबह शाम। महिलाओं के प्रति पुलिस कितनी सजग है? महिलाओं के प्रति पुलिस को अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई पेट्रोलिंग है, ना कोचिंग वालों के लिए कोई नोटिस है। तो कहीं भी पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है। आप इस वार्ड के पार्षद हैं, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? पुलिस ने कोई सख्त कदम उठाया अभी तक? पुलिस ने अभी कल सीसीटीवी कैमरे से छानबीन की है और मेरा कहना यही है कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए हम सभी आज वार्डवासी मोहल्लेवासी सभी लोग खड़े हैं और ऐसी घटनाएं आगे ना हो हमारे वार्ड में, क्या हमारे शहर में। हमारा शहर सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहें, इसी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे होकर और पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे। जब आप लोगों ने इस मामले को लेकर पुलिस के पास गए तो कितनी गंभीरता से पुलिस ने लिया इस मामले को? पुलिस ने गंभीरता से लिया है मामला, लेकिन इसके लिए उनको यही करना चाहिए कि सबसे पहले तो उस अपराधी को, जिसके मैंने फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं उनको, उसको ढूंढ के कहीं से भी निकाल कर और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? क्या लगता है पुलिस की? अभी तक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई है। पुलिस लगी हुई है, बोलते तो हैं कि हम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फुटेज निकाल रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, शहर की गलियों में और जगह पेट्रोलिंग होती है क्योंकि बच्ची कई जगह सुनसान जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, क्या लगता है पुलिस कहीं नजर आती है? अब पेट्रोलिंग का तो अभी ऐसा है कि उनका कहना तो है कि हम पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन अगर पेट्रोलिंग प्रॉपर करते होते तो शायद ऐसी घटनाएं आगे ना हो। देखिए ललित, पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी जरूर नजर आती है क्योंकि पुलिस शहर में गलियों में, सड़क पे, चौराहे पर कहीं नजर नहीं आती है। अगर पुलिस इस तरीके के मूवमेंटों पर नजर रखे और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे तो शायद इस तरीके की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, और आपके साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे लूटकांड की। मध्य प्रदेश के कटनी से करोड़ों रुपए के सोने की लूट के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बक्सर में छापे की कार्रवाई की है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कुल अब तक 3 गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं। पटना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में लगातार पटना में भी छापे का दौर चलता रहा। मध्य प्रदेश पुलिस पिछले कई दिनों से पटना में डेरा डाले हुए है। पटना पुलिस की सहायता से छापे की कार्रवाई चल रही है। अब तक जो मास्टरमाइंड है या जो पूरा गिरोह है या सोना कहां पर गया है, ये जो गोल्ड लूटकांड है, इसकी कोई ठोस जानकारी है नहीं। अभी हालांकि एक अपडेट और बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लूटकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लगातार बिहार में छापे की कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। 3 इसमें कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। शाहबाज
मोहम्मद, इसकी गिरफ्तारी हुई है और फर्जी आईडी के जरिए इसने मोटरसाइकिल खरीदी थी। और अमित हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है इस लूट कांड को लेकर? अब तक पुलिस के हाथ खाली ही है, सिवाय गिरफ्तारी को छोड़ दिया जाए तो? जी देखिए, ये सिर्फ बात उस जगह की नहीं है, बल्कि अगर बात बिहार की करें तो बिहार में भी कई सोना लूटकांड हुए हैं और ऐसे जो गैंग है, गिरोह है, वो उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। बंगाल से जो लुटेरे हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ के सोना लूटकांड में जो शामिल लोग हैं उनके साथ मिलकर के लूटकांड को अंजाम देते हैं। मन्नापुरम गोल्ड हो या दूसरी जो सोना फाइनेंस कंपनियां हैं वो इनके निशाने पे है। खासतौर पे जो ज्वेलरी कारोबारी हैं वो भी इनके निशाने पे हैं। और जिस तरह से जो लूट हुई एमपी में, तो उसके बाद वहां की पुलिस, एमपी पुलिस जो है बिहार पुलिस के संपर्क में है। और जो बातें हुई है, जो एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से हमारी हुई है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एमपी पुलिस जो है और बिहार पुलिस मिलकर के ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है। उनके जो नेटवर्क है उन्हें खंगाला जा रहा है। जेल भी गई थी पुलिस, पटना का चर्चित जेल जो है बिहार का आदर्श केंद्रीय कारा ब्यूरो, वहां पे जो शख्स बंद है वो भी सोना लूटकांड के मामले में बंद है। और उस पर कह सकते हैं कि तकरीबन 400 से अधिक किलो सोना लूटने का आरोप है, तो उससे भी पूछताछ की है और ये पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो लूट हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके तार बिहार में कहां से जुड़े हुए, कौन कौन से गैंग के लोग जो हैं वो इस लूटकांड में शामिल हैं। और उसके आधार पर पटना पुलिस जो है वो सहयोग करेगी एमपी पुलिस को, ऐसा कहना है पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, उनका ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लूटकांड जो है वो सिलसिला पूरे देश में चल रहा है और कई राज्यों की पुलिस जो है उनके हाथ खाली हैं। गिरफ्तारी के नाम पर कह सकते हैं कि पुलिस अपना पीठ थपथपा लेती है। ऐसे अपराधियों की शिनाख्त करके इनकी गिरफ्तारी 2-4 लोगों की करती है और उसके पास कट्टा या दूसरे जो छोटे हथियार है उसे वो शो करके दिखा करके अपना पीठ थपथपाती है। लेकिन जो मेन आका है वो पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के जब हमने सवाल किया एडीजी पुलिस मुख्यालय से, तो उनका कहना था कि जल्द ही ऐसे लोग कानून के गिरफ्त में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ हवाई दावे ही ज्यादातर साबित हुए हैं। प्रतीक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रतीक, अब जबलपुर से भी एक खास कनेक्शन सामने आया है, विस्तार से बताएं जरा प्रतीक। देखिए ललित, ले देखिए, चूंकि जबलपुर जोन के आईजी और डीआईजी यहाँ बैठते, इस लिहाज से कटनी उनके दायरे में आता। और कल जिस प्रकार से जो डीआईजी हैं आरआरएस परिहार, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की थी और बताया था कि किस तरीके से अब तक का क्या सिनेरियो रहा है और आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल 3 राज्यों में, जिसमें बिहार शामिल है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में आरोपियों के छुपे होने की जानकारी मिली है। बिहार के सुबोध सिंह गैंग, जो कि एक नामी गिरामी गैंग है, चर्चित गैंग है, जिसने अब तक तकरीबन, जो अपुष्ट जानकारी है, तकरीबन 300 किलो सोना अलग अलग डकैतियों से चुराया है, उसके द्वारा ही ये कारित किया गया था। 2 आरोपी तो 26 नवंबर को, जिस दिन वारदात हुई थी, उसी दिन गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन जो तीसरा आरोपी बक्सर के बिहार से गिरफ्तार किया गया है, उस सूत्रों से के मुताबिक जानकारी की शहबाज मोहम्मद इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने रणवीर बनकर एक मोटरसाइकिल जो है फर्जी आईडी के आधार पर खरीदी थी। और संजय मोदी नाम की व्यक्ति से मोटरसाइकिल जो है वो खरीदी गई थी, जो कि कटनी का रहने वाला है। फिलहाल ये जानकारी अब तक सूत्रों के मुताबिक हमको मिल पाई है। ये तीसरी गिरफ्तारी होगी। लगातार पुलिस एक्टिव है, क्योंकि रणवीर बनकर के आरोपी ने मोटरसाइकिल खरीदी थी, इस लिहाज से पूछताछ की जा रही है। और लूटकांड में आखिर इसका क्या रोल रहा है और किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया और अन्य आरोपी आखिर कहां हैं, क्योंकि कुल 6 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं। 2 पहले गिरफ्तार हो गए थे और तीसरी गिरफ्तारी ये दर्शाई जा रही है। देखना होगा कि आखिर सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गोल्ड बैंक लूटकांड मामले में आखिर तार कहां तक जाते हैं और जो 12 किलो सोना इनके द्वारा चुराया गया है, आखिर वो है कहां, आखिर कहां, या तो वो गला दिया गया होगा या संभवतः आरोपियों के पास ही होगा, क्योंकि लगातार पुलिस एक्टिव है। खास बात यह है कि गोल्ड जो से चुराया गया था उस पर जीपीएस लगा था, लेकिन जैसे ही वो निवास के पास पहुंचे, उन्हें बना कोई उस जीपीएस डिवाइस को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जीपीएस के जरिए ही पुलिस 2 आरोपियों तक पहुंच पाई थी। तकनीक ने कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट दिया पुलिस को। लेकिन देखना होगा, अभी बहुत कुछ, लगभग सब कुछ इस मामले में अभी खुलना बाकी है, क्योंकि कुछ भी बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, अमित आपका। हालांकि प्रतीक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। प्रतीक से आगे भी अहम खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे।
और जबलपुर से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में फैसले लिए गए, इस पर अमल हुआ है। प्रदेश के 118 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। प्रदेश के 118 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है, जबकि कुल 173 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कई कॉलेजों में अनियमितताएं मिली। ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के दाखिले ले लिए, मतलब पैसा वो अपने हिस्से का ले चुके हैं छात्रों से, एडमिशन का। समय सीमा के अंदर एप्लीकेशन दी है, उनको मान्यता दी जाए। दूसरों की मान्यता दूसरों को ना दी जाए जिन्होंने उस समय सीमा में सारे मापदंड पूरे नहीं किए हैं, जिससे कि 21-22 और 22-23 के बाद निश्चित समय पर एक कैलेंडर के आधार पर कि एडमिशन कब होगा, एनरोलमेंट कब होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, जिसके बारे में बहुत अव्यवस्था अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तो निश्चित रूप से अब वो धीरे धीरे उस सही लाइन पर जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए और जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए उस तरफ। तो ये पूरा मामला, प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, अगर शिक्षा जगत के चंद बड़े घोटाले देखे जाएं, उसमें एक है नर्सिंग कॉलेजों का। 173 अप्लाई कर रहे हैं, 118 रिजेक्ट हो जा रहे हैं, पर पैसा वो अपने हिस्से का सब छात्रों से ले चुके हैं। प्रतीक जी हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर आपने अभी अभी जो बयान है एग्जीक्यूटिव मेंबर का अगर सुना हो तो प्रतिष्ठा वापस कायम करनी है, ये एक बड़ी बात जो वो कह रहे हैं, जो कि लगातार एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो घोटाले घपले सामने आ रहे हैं उससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पे और जो पूरा ढांचा बना उस पर लगातार सवाल उठते आए। और हाल ही में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। हमने देखा था कि कार शोरूमों में, छोटी सी किराना दुकान में तक मान्यता ली गई और कितने अव्वल दर्जे की अनियमितताएं की गई, इस बात का खुलासा सार्वजनिक मंच पर हो चुका है, हाईकोर्ट के समक्ष, हाईकोर्ट की लताड़ तक लगी है। इस बीच पहली दफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि जब 173 जब अप्लाई कर रहे हैं तो 112 को मान्यता ही नहीं दी गई, जो कि उनमें ना केवल अनियमितताएं पाई गई थी बल्कि जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसका पालन वो नहीं कर रहे थे, और यहीं से ही फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं उजागर होता है। अमूमन अगर आप लेट एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप छात्रों को दाखिला लेंगे, दाखिला लेने के बाद उनसे शायद मोटी फीस भी वसूलेंगे, लेकिन अब ये सब अनियमितताएं नहीं चलेंगी। और पहली दफा एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है मेंबर्स थे, उन्होंने काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया कि अब इससे ज्यादा अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लगातार 2 वर्ष का है जो कार्यकाल बीत गया, यानी 19-20 और 20-21, इसकी मान्यता के लिए अभी अप्लाई किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और किसी भी लिहाज से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई हम यहां पर कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, डबरा लूट कांड में अपडेट हुआ है। 35 लाख की लूट के मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं। डबरा पुलिस ने पड़ोस के व्यापारी मुनीम, पुष्पेंद्र कोहली और अनिल रावत को हिरासत में भी लिया है। दोनों ने लुटेरे को व्यापारी सेवकराम के बारे में टिप यानी जानकारी दी थी। 5 लाख बरामद किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। महानुप्रतापपुर